ओके, तो हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था कल की 3 तरह के हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। एक थे जो बिल्कुल हिलते नहीं थे, उनको हमने कहा था फाइब्रस जॉइंट्स या हमारे इमूवेबल जॉइंट्स। फिर हमारे थे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जिनको हमने जो है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि कुछ जॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे से हिलडुल सकते हैं, तो आज हम उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे से हिलडुल सकते हैं, तो उनके बीच में एक्चुअली थोड़ा सा गैप होता है ताकि उनकी मूवमेंट जो है वो अच्छे से हो सके। तो फ्रीली मूवमेंट के लिए थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। तो वो हमारा जो उसमें जो होती है कैविटी होती है, जो स्पेस होता है उसको हम कैविटी के उसमें कहते हैं। तो जहां पर हमारी दो हड्डियां का जो जोड़ होता है उनके बीच में एक स्पेस होता है, कैविटी होती है। और उस कैविटी के अंदर एक तरह का पदार्थ होता है, फ्लूइड होता है, द्रव्य होता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड भी बोलते हैं, जो कि हमारी मूवमेंट को जो है बहुत इजी करता है, ताकि आराम से वो घूम फिर सके। ठीक है ना। तो ये हमारी जॉइंट कैविटी में पाया जाता है। और हमारे जो ये जो जॉइंट होते हैं इनको हम इसीलिए साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो साइनोवियल स्पेस और साइनोवियल फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, और वहां पर अगर हम देखेंगे उन जहाँ पर वो दो हड्डियां जो होती है उनके ऊपर हम एक तो हमारे कार्टिलेज भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, देख रहे होंगे, उसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, ताकि आपस में जब हड्डियों में जो मूवमेंट हो तो उनमें कोई भी चोट ना पहुंचे, क्षति ना पहुंचे, दिक्कत ना हो। और हड्डी जो होती है, कार्टिलेज अगर रहता है, जिनको भी धीरे धीरे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, तो ये कार्टिलेज या तो खत्म होना शुरू हो जाता है और उनका स्पेस जो है कम हो जाता है। स्पेस कम होने की वजह से मूवमेंट में दिक्कत आती है, और यहाँ पर जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है वो भी कम हो जाता है। तो कहते हैं ना कि पैरों की ग्रीस खत्म हो गई, सुना होगा। तो वो कम होने की वजह से भी मूवमेंट में दिक्कत आती है। तो ये हमारा इस तरह से साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। अब साइनोवियल जॉइंट में हमारी बहुत अच्छे से मूवमेंट होती है, तो इसलिए कई प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक होता है हिंज जॉइंट, एक होता है ग्लाइडिंग जॉइंट या उसको प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं, एक पिवट जॉइंट, एक कॉन्डोलॉइड जॉइंट और एक सैडल जॉइंट। तो ये इस तरह के हमारे जॉइंट्स होते हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक हड्डी जो होती है बॉल के आकार में होती है, जैसे यहाँ पे देखो कि गोल आकार में, और दूसरी उसका सॉकेट होता है एक तरह से, जिसमें वो फिट हो जाती है। तो वहां पर हमारे जो स्कैपुला बोन का इस तरह से वहां पर एक्रोमियन प्रोसेस होता है कि वो उसमें फिट सी हो जाती है। तो वो हम इसको इस प्रकार से मानते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो कंधे का जो जोड़ होता है, इसलिए उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है। एक हड्डी हमारी बॉल के गोल आकार में होती है और दूसरी उसके आर्ट सॉकेट टाइप का होता है, कप शेप का आप कह सकते हो। तो इस वहां पर जो है वो फिट हो जाती है, ताकि जो है मूवमेंट उनकी आराम से हो सके। तो यहाँ पर मूवमेंट वो बहुत अच्छे से हो जाता है, ऑलमोस्ट 360 डिग्री तक भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रीली मूवमेंट होती है साइनोवियल जॉइंट की। इसका एग्जांपल एक तो हमारे कंधे में होता है, जो कि हमारा, हम इसको शोल्डर जॉइंट बोलते हैं, और दूसरा सेम हमारा हिप बोन में जो फीमर के साथ जॉइंट बनता है वो हिप जॉइंट होता है। तो यहाँ पर होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एक कप शेप में जो फिट होती है उसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको याद रखना है तो आप देखोगे जब क्रिकेट में जो बॉलर होता है वो बॉल फेंकता है ना, तो वो अपने पूरे हाथ को ऐसे घुमाता है और बॉल फेंक देता है। तो वो कंधा जो आपका घूम रहा है, इतना फ्रीली मूवमेंट उसमें हो रहा है, तो उसको हम इसीलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमारा हाथ घूमता है ना बॉल में, जब वो है पूरा, आप देखोगे 360 डिग्री तक हम लोग उसको कर लेते हैं, है ना। और इसके अलावा जो है हमारा और हमारा जो क्या कहते हैं,
पैर, हिप जॉइंट है ना, हिप जॉइंट का जो हमारा होता है वो भी हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, लेकिन वह 360 डिग्री नहीं, लेकिन कुछ लोग भी उसको कर लेते हैं जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी, आप देखोगे बहुत अच्छे से वो कर लेते हैं, मतलब जो फ्लैग पोज वगैरह बनाते हैं। इसके बाद हमारा जो है वो जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मतलब जो है हमारा कब्जा टाइप का जो होता है, एक मिनट। मैम आवाज नहीं आ रही है। हाँ एक मिनट, एक कॉल आया था। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा जोड़ है वो हमारा है हिंज जॉइंट। हिंज जो मतलब जो हमारे एक तरह से कब्जा, आपने देखा होगा आपका दरवाजा जो है आपके चौखट पे जो लगा हुआ है वो कब्जों से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी ये वाले जोड़ होते हैं। यहाँ पर हमारे जो एक ही डायरेक्शन में जो है मूवमेंट हो पाती है हिंज जॉइंट, और जैसे कि आगे या पीछे आप उसको दरवाजे को करते हो तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाता है। तो ये वाला यहाँ पर हमारी हड्डी जो होती है एक ही एक्सिस पे जो है खुल या बंद हो जाती है, तो ये वाला हिंज जॉइंट जो हमारा प्रेजेंट होता है वो हमारी कोहनी में और घुटने में होता है। देखोगे ना, कोहनी हाथ सीधा है तो आप अंदर की तरफ मोड़ लेते हो, तो वो हमारा जैसे आप दरवाजा है खोल लेते हो बंद कर रहे हो, ऐसे ही हमारे घुटने का होता है। तो एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट ये दोनों हमारे जॉइंट होते हैं जो कि हिंज जॉइंट होते हैं। इसके बाद हमारा होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, या इसको हम प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं। ग्लाइडिंग मतलब फिसलना, जब दो प्लेन सी चीजें जो होती है आपस में फिसलती है ना, तो ये हमारा प्लेन जॉइंट बनाते हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हमारा जो प्रेजेंट होता है हमारे टखने में और हमारे कलाई में। तो जहाँ के जो हमारे कार्पल्स और टार्सल्स के बीच में जो मूवमेंट होती है जब हम करते हैं, तो वहां पर आपस में ये एक दूसरे के पास ऐसे रपटते हैं या सरकते हैं, तो ये हमारा ग्लाइडिंग या ग्लाइड करते हैं, और प्लेन जॉइंट इनको हम कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपने देख लिया है। अब इसके बाद आता है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट जो होता है उसमें जो है जैसे आप अपनी उंगली में अंगूठी डालते हो, तो इसमें एक जो एक गोल में होती है रिंग नुमा में, और एक उसकी जो होती है धुरी टाइप आप कह लोगे, पॉइंटेड टाइप होता है, तो उस पॉइंटेड में एक वो सर्कुलर टाइप की बोन फिट हो जाती है, तो इसलिए इसको पिवट जॉइंट बोलता है। तो पिवट जॉइंट में एक एंड जो बोन का राउंड होता है, तो ये हमारे कहाँ पर होती है, ये गर्दन में होती है। गर्दन में जो हमारी हड्डी होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में हमने कल पढ़ा था, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि C1 और C2 के बारे में मैंने आपको नाम बताया था। C1 को हम एटलस कहते हैं। एटलस का रिंगनुमा आकृति होती है, उसके ऐसे प्रोसेस नहीं निकला होता है। कल हमने हड्डियों के रेगुलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करा था, और जो उसके नीचे हमारी जो एक्सिस होती है वो इस तरह से होती है। तो जो हमारा इसमें जो हमारी एटलस जो होती है उसमें हमारे ये फिक्स होती है इसमें। ठीक है, इस तरह से एटलस वाली हमारी उसमें प्रोसेस में फिक्स होती है। तो यहाँ पर हमारा जो पिवट पॉइंट बनता है, जो हमारी गर्दन के उससे जो बनती है, ये हमारा पिवट जॉइंट बनता है, जो एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। आप ये देख रहे होगे ना, ये एक दूसरे पे इस तरह से गोल घूम लेती हैं। और उसके बाद यहाँ एक हमारा ना रेडियस और अल्ना पे भी ये पॉइंट जो है हमारा बनता है। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट में एक जो होता है हमारा ओवल टाइप का होता है, और एक हल्का सा कप ले शेप यही होता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये। तो ये हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट है कि इसमें यहाँ पे ओवल शेप का होता है। तो ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी जो हाथों की उंगलियां या पैरों की उंगलियों के बीच में यहाँ पर होता है। जब अपनी उंगलियों को हम मोड़ते हैं करते हैं ना, तो आप देख सकते हो, तो ये हमारा इस तरह से जो है वो जॉइंट जो है दिखता है और बनता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, है ना, ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट।
लास्ट में है हमारा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जैसे जब जो लोग घुड़सवारी करते हैं ना, तो घोड़े के ऊपर बैठते हैं, तो जब घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो उनकी मूवमेंट इस तरह से साइड पर भी वो हो जाते हैं, आगे पीछे का भी उनका रहता है, तो 90 डिग्री पे उनकी मूवमेंट्स होती है, सैडल जॉइंट की होती है। तो यहाँ पर हम जो है ये थोड़े बहुत कॉन्डोलाइट जॉइंट की तरह ही होते हैं, पर यहाँ पर इनकी जो फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हमारे जो है आपका अंगूठा, अंगूठा आप देखोगे अच्छे से घुमा लेते हो चारों तरफ उसमें, है ना, लेकिन वो नहीं, आपकी उंगलियों का इतना नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो हमारे अंगूठे का जो मूवमेंट होता है वो हमारा होता है सैडल जॉइंट। इसको हम कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब भी कहते हैं। मतलब जो हमारे कार्पल है और हमारे मेटाकार्पल के बीच में जो हमारे थंब के जो मूवमेंट होता है वो हमारा सैडल जॉइंट के रूप में आता है। ओके, ठीक है। अब हम एक जॉइंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, साइनोवियल जॉइंट को। इन सभी में से जो सबसे ज्यादा मूवमेंट जो ऑब्वियसली हमारी रहती है वो हमारी रहती है नी जॉइंट की। तो नी जॉइंट हमारा साइनोवियल जॉइंट में ही आता है, और सबसे बड़ा जोड़ है हमारा, और कॉम्प्लिकेटेड तो है ही। और इस ये हमारा हिंज टाइप का जॉइंट होता है, हिंज टाइप का साइनोवियल जॉइंट होता है। यहाँ पर हमारे जो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन हमने पहली कक्षा में पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, थोड़ी बहुत हल्की सी यहाँ पर जो होती है मीट्रियल और लेटरल रोटेशन भी होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारी जो हड्डियां मिलती हैं, पहले तो हमारी मिलती है फीमर हड्डी, जो हमारी थाई बोन होती है। फीमर हड्डी के इस तरह से आपको ये सफेद वाला जो आर्टिकुलर जो है वो उसका वो दिख रहा है। ओके, तो हमारे यहाँ पर फीमर बोन है और हमने पढ़ा था, और हमारी एक नी कैप भी थी बोन, वो भी यहाँ पर आती है घुटने के सामने की तरफ, और नीचे हमारी जो होती है वो होती है टिबिया बोन। तो 3 हड्डियों से मिलकर हमारा ये जोड़ जो है वो बनता है। तो हमारे जो ऊपर फीमर के जो ये आप देख रहे होगे ये पार्ट होता है, आगे घुटने की ये जो है, और नीचे हमारे टिबिया के ये टिबिया हड्डी का दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा कई तरह के जोड़ बनते हैं। जो हमारा फीमर और टिबिया से भी जो जुड़ता है, तो हम वो साइड वाले को हम जो है लेटरल फीमियोरो टिबियल जॉइंट बोलते हैं। और जो अंदर की साइड वाला पार्ट होता है, मीडियल की साइड भी उन दोनों हड्डियों का भी आपस में एक जॉइंट बनता है, और फीमर का पटीला से भी जो है बनता है। ठीक है, आपस में आप ये देखोगे यहाँ पे हमारे बहुत सारे लिगामेंट भी होते हैं, जो कि टेंडन लिगामेंट्स और टेंडन्स वगैरह से इस जोड़कर होता है। तो ये हमारा एक जो है पूरा क्या बना है, हमारा नी जॉइंट बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिगामेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर लिगामेंट्स होते हैं जो हमारे घुटने को सपोर्ट करने में, अपने मूवमेंट में मदद करते हैं। तो हमारा इनको याद रखने की आपको इतनी जरूरत नहीं है। 1 मिनट। ओके, एक्चुअली आज हर तरफ पानी दिल्ली में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मेरे कॉल्स आ रहे हैं, सॉरी, ज्यादा ही जाम है आज तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है पेटिलर लिगामेंट होता है,
जो कि पटीला को बोन को जो है होल्ड करने में मदद करता है। फिर टिबिया से रिलेटेड हमारे लिगामेंट्स होते हैं, फिबुला से भी रिलेटेड होते हैं क्योंकि टिबिया और फिबुला की अटैचमेंट होती है, फीमर से भी रहती है। तो यहाँ पे हमें याद, अभी फिलहाल आपको इतना याद नहीं, पर यह आप देख रहे होगे ना, ये बहुत सारे जो इसके पार्ट्स दिखाए हैं और ये सारे मेन है। पेटिलर लिगामेंट ये देखिए, ये सामने है, ये टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है, और ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है यहाँ पर, ये पोस्टीरियर क्रूशिएट, ये दोनों आगे और पीछे जो होते हैं। फिर फिबुला से रिलेटेड फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट है। तो यहाँ पर ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हमारा एक होता है, और बीच में जो स्पेस होता है, फ्लूइड भी होता है, उस फ्लूइड की एक मेम्ब्रेन भी होती है, और ताकि यहाँ पर हमारी अच्छे से जो है मूवमेंट हो सके। और जो यहाँ पर हमारे जो फ्लूइड होता है वो एज ए शॉक एब्जॉर्बर भी काम करता है कि कोई चोट तो वो अच्छे से मूवमेंट हो सके। ठीक है, ये हम देखेंगे साइड व्यू आप देख रहे हो, वो हमने फ्रंट से देखा था। साइड पे आप देख रहे हो, ये ऊपर वाली हमारी फीमर बोन है, नीचे ये हमारी टिबिया है, और ये सामने हमारी पटीला बोन है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से साइड व्यू दिखता है। इसी को हमने डायसेक्शन में दिखाया है, मसल्स भी दिखाई हैं। फीमर बोन है, ये ऊपर जो हमारी मसल जा रही है क्वाड्रिसेप्स। नेम ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो भी शॉक एब्जॉर्बर का ही काम करता है। ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल है हमारी, जो थाई के पीछे वाली जो हमारी मसल होती है ना। और ये हमारे इधर लिगामेंट्स दिखाए हैं, पटीला बोन है, पटीला बोन का से जो लिगामेंट है उसको टाइट होल्ड करके रखता है। टिबिया बोन है, तो ये सारे मसल से, लिगामेंट से, बोन से ये पूरा हमारा जो है स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पर जो है हमारी ये मसल्स दिखाई गई हैं। तो मसल्स में आप देखोगे यहाँ पर हमारी सेमी मेम्ब्रेनस है, सेमी टेंडेनियस है और ग्रेसियस है। ठीक है ना, ये सार्टोरियस मसल है। बाइसेप्स जो है यहाँ की फेमोरिस है, और नीचे गैस्ट्रोनिमस, और गैस्ट्रोनिमस मीडियल और लेटरल। तो जो हमारी जो काफ मसल्स होती है, काफ मसल्स एक्चुअली हमारी इनसे ही, गैस्ट्रोनिमस से ही मिलके बनती है। तो और हैमस्ट्रिंग मसल भी हमारी जो होती है एक्चुअली में वो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मसल, सेमी मेम्ब्रेनस, ग्रेसियस और सेमी टेंडेनस, इनसे ही बनके हमारी ये जो मसल्स जो है बनती हैं। कॉमनली हम उनको बोल देते हैं काफ मसल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बुर्सा और जो फैट्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं हमारे जॉइंट पे, तो वो क्या करते हैं, जो मसल जो हमारे बोन और लिगामेंट के बीच में कुछ भी फ्रिक्शन वगैरह हो उसको रोकते हैं। वहां पर जैसे इस पिक्चर में हमारे बुर्सा दिखाए गए थे, ये ब्लू कलर के जो हैं, ठीक है, ये फ्रिक्शन को रोकते हैं, आपस में घर्षण ना हो। देखो जहां पे गैप होता है, ये यहाँ पे बुर्सा प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे जो है फ्रिक्शन को रोकने का काम करते हैं। और फैट्स के जो बेसिकली वहां पर ये भी प्रेजेंट होते हैं ताकि इंजरी ना पहुंचे। और मूवमेंट जो हमारे होते हैं बेसिकली हमारे नी का कौन सा होता है, हमारा एक्सटेंशन, हमने पढ़ा था। एक्सटेंशन को मूवमेंट करने में बेसिकली कौन मदद करता है, हमारे क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल। जब आप पैर को सीधा करते हो तो आपका एक्सटेंशन वाला मूवमेंट होता है, और जब आप घुटने को मोड़ते हो, पीछे की तरफ लेके जाते हो, वो किसकी वजह से होता है, हैमस्ट्रिंग की वजह से होता है, ग्रेसिलिस, सार्टोरियस और पॉप्लिटेयस मसल की वजह से होता है। लेटरल रोटेशन जो हम बाहर की तरफ घुटने को करते हैं तो वो हमारा बाइसेप्स फेमोरिस मसल्स होता है। मीडियल रोटेशन भी ऐसे होता है। तो ये मुख्य रूप से यही हमारी मसल्स होती हैं जो कि घुटने की मूवमेंट में जो है मदद करती हैं। गैस्ट्रोनिमस और हैमस्ट्रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें ही हम इनको मान के चलते हैं। फिर हमने देखा था हमारी रीढ़ की हड्डी में कि जो हमारे जॉइंट्स थे ये हमारे कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, और ये हमारे क्या थे, ये हमारे लिटिल मूवमेंट जॉइंट्स थे। ठीक है, इनके बीच में कम मूवमेंट होती है। ठीक है, ये इस तरह से नहीं होते जैसे हमारा घुटना इतने अच्छे से मोड़ लिया। आपने देखा आपकी पीठ है आपकी, अगर ये दोनों हड्डी हैं, इनके बीच में इतना गैप ही नहीं है, इनके बीच में हल्का सा कार्टिलेज प्रेजेंट है,
जो थोड़ी बहुत मूवमेंट को प्रदान करता है। पर वो जो थोड़ी थोड़ी, जैसे को अगर आप कोई माला लेते हो, मोती की माला लेते हो, सीधी पिरो लेते हो, अगर आप एक एक मोती के बीच में मूवमेंट करोगे नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ी 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 मूवमेंट करके वो पूरी माला जो ऐसी हो जाती है कि आप गले में डाल लेते हो, मुड़ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी में ही होता है। तो लिटिल मूवमेंट होती है, लेकिन हम इसके लिटिल मूवमेंट से ही करते करते अच्छे से मूवमेंट हो जाती है, और आपकी जो है आप अपनी स्पाइन की जो है मूवमेंट कर लेते हो। कितने तरह की मूवमेंट होती है हमारी स्पाइन में, कितने तरह की होती है, कोई बताएंगे मुझे? फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड ट्विस्टिंग। फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड ट्विस्टिंग। लेटरल बेंडिंग कौन करेगा? हाँ लेटरल, सॉरी मैम, थोड़ा स्लाइड नीचे कर सकते हैं, टाइटल देखना था। हाँ रुकिए, मैं भी दिखा देती हूँ। लेटरल बेंडिंग भी बोलेंगे, और लेटरल बेंडिंग दो साइड पे होती है, कौन सी? राइट और लेफ्ट साइड। तो 5 मूवमेंट हम कह सकते हैं, और नहीं तो 5-4 भी हम एटलीस्ट कह सकते हैं। तो ये इंटरवर्टिब्रल स्पेस की बात अब हम कहेंगे, मतलब वर्टिब्रा के बीच के स्पेस की बात कहेंगे। तो वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस होता है वो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है यहाँ पर? डिस्क। आपने सुना होगा कई बारी कि इसको तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। तो स्लिप डिस्क का क्या मतलब होगा, अब समझोगे? डिस्क जो है वो स्लिप कर गई है, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ है? वो हड्डी के बीच में। अभी अपनी जगह से खिसक जाएगी, स्लिप कर जाएगी, तो क्या कह देते हैं? स्लिप डिस्क हो गई है। ओके। तो हर रीढ़ की हड्डी के बीच में एक कुशन प्रेजेंट होता है, दोनों रीढ़ की हड्डियों के बीच में, हर वर्टिब्रा के बीच में। वो फाइब्रस और कार्टिलेजिस का बना होता है, फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है। उसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं, उस कार्टिलेज को हम डिस्क भी कहते हैं, जो कि हमारी गर्दन के क्षेत्र में, सर्वाइकल रीजन में बहुत ही पतली होती है, और ऑब्वियसली लंबर रीजन में, कमर के क्षेत्र में बहुत बड़ी हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे शरीर का काफी अच्छे से भार आना शुरू होता है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि लंबर वर्टिब्रा के थोड़े से मोटे और चौड़े होते हैं, ठीक है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का बहुत बड़ा रोल है हमारे मूवमेंट में, वर्टिब्रल कॉलम में, हर चीज में। ये हमारे कोई भी झटका होता है उसको भी एब्जॉर्ब करती है, नमी भी प्रदान करती है, मॉइस्चर भी प्रदान करती है। हार्ड है, दोनों मिलेंगे, टकराएंगे तो दिक्कत होगी। तो ये सब चीजें जो हैं उसमें आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे हमारा बीच में भी होती हैं, साइड पे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, यहाँ पे ये लिगामेंट है, ये तो कार्टिलेज होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट का क्या काम होता है, किसको किससे जोड़ते हैं? बोन का मसल्स। बोन मसल्स। बोन मसल्स। और टेंडन क्या करते हैं? मसल टू मसल मसल टू मसल या बोन टू बोन में लास्ट लेक्चर में बोन टू बोन। बोन टू बोन। बोन टू बोन। कौन बोन टू बोन? टेंडन। और लिगामेंट? मसल टू बोन। मसल। हैं? बहुत कंफ्यूजन है, सोचो सोचो, क्लियर करो। मसल टेंडन जो मसल टू बोन होता है। यस, और वेरी गुड। और लिगामेंट जो है बोन टू बोन होता है। यस, हड्डी को हड्डी जोड़ती है तो वहां पर लिगामेंट मदद करता है। और अगर मसल तो जो है वो अटैच हो रही है तो डायरेक्ट अटैच नहीं होती, टेंडन के माध्यम से अटैच होती है। अंडरस्टैंड? चलो जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे हड्डी को आपस में एक जगह पे स्थिर रखने में हमारे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो है मदद करते हैं, ठीक है। साइड पर होते हैं ये हमारे, ये बल देख लो, ये साइड, ये सब, ठीक है। और हमारे जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वहां पे बहुत तरह की चीजें भी होती हैं। डिस्क के बारे में हम देखेंगे। ये जो आप देख रहे हो कि डिस्क रिंग शेप की होती है, बाहर वाले पार्ट को हम एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं, बीच वाला हिस्सा जो होता है न्यूक्लियस पल्पोसस होता है। ये पूरा ही कार्टिलेज का बना होता है, और यही कई बारी अगर झटका लगता है तो ये अपनी जगह से यहाँ से खिसक के बाहर की तरफ निकल जाती है, तो हम उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी
एक डिस्क दिखाई गई है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी का एक हड्डी के ऊपर बताई गई है। ओके, क्लियर है? मैम इसमें भी हड्डी का ही खेल है ना, स्लिप डिस्क में भी? हड्डी का भी खेल है, डिस्क का भी खेल है। अगर डिस्क ही नहीं होगी तो हड्डी आपस में टकरा टकरा के घिस जाएंगी। जी। जब वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत सिल पे पड़त निशान। मतलब एक वो जो रस्सी भी पत्थर को घिस देती है, या आप रोज मटका, मिट्टी का मटका आप जिस पत्थर पे भी रखते हो वो पत्थर को भी घिस देता है। ये तो हड्डियां ही हैं बेचारी, है ना, आपस में टकराती रहेंगी तो घिस जाएंगी। तो इनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा भैया? इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने डिस्क को लगा दिया है। वो क्या करती है, वो कुछ भी झटका झेल जाती है, नुकसान नहीं पहुंचने देती। लेकिन आप बिना वार्म अप किए, बिना कुछ अपने शरीर को, पोस्चर को ध्यान में रखे हुए क्या करते हो, अरे ये अलमारी वहां से वहां रखनी है, अचानक से क्या करोगे, इस तरह से करोगे, ओई और मेरे कमर पे दर्द हो गया, क्या हो गया, लंबर पे ही दिक्कत आएगी, क्योंकि अचानक से आप यूं झुक जाओगे या अचानक से यूं करोगे बिना अपने पोस्चर का करे हुए। आसनों में भी यही होता है। अब हमेशा हम कहते हैं कि पहले आप सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, वार्म अप कुछ कर लीजिए, उसके बाद आसनों को लगाइए। मसल्स जो होती हैं लचीली हो जाती हैं, उनमें गर्माहट आती है, तो वो अच्छे से मूवमेंट के लिए तैयार हो जाती हैं। ठंडी मसल्स में मूवमेंट करोगे तो क्या आसन लगेगा? नहीं लगेगा। सुबह अगर आप आसन लगाते हो तो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता, नहीं कर पाते, पर आप शाम को ही अभ्यास करते हो तो आपको अच्छा आ जाता है। होता है ना? जी मैम। हाँ, वही बात है, बिल्कुल। तो क्योंकि दिन भर में जब आपकी बॉडी में मूवमेंट हुआ है तो आपका अच्छा खासा जो है वार्म अप हो चुका है, तो वही अगर आप शाम को अभ्यास करते हो तो जो सुबह आपका असर नहीं लगता है वो आपका शाम को लगना शुरू हो जाता है। तो हमारे डिस्क जो है हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में जो है प्रेजेंट है, वो कितनी है? 23 है। ठीक है, हड्डी के बीच में है। तो 7 हड्डियां थी गर्दन में, तो वहां पे उनके बीच में कितनी आएंगी? 6। 12 थी थोरेसिक रीजन में, तो 12 ही, ठीक है ना। ऊपर क्योंकि सर्वाइकल में ऊपर तो ऑब्वियसली नहीं होगी, लंबर रीजन में 5 ही होंगी, ठीक है ना। तो ये हमारी जो है डिस्क कितनी प्रेजेंट होती हैं। और जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो डिस्क है आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला अंदर का जो होता है उसको न्यूक्लियस, ऑब्वियसली न्यूक्लियस अंदर ही होता है, हमने सेल में भी पढ़ा था, जो न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। बाहर वाला जो होता है हमारा वो आउटर एन्युलस फाइब्रोसिस होता है, और उसके बाद जो उसके ऊपर 2 प्लेट्स होती हैं जिनको 2 कार्टिलेजेस एंड प्लेट होती हैं, ठीक है। इसके अंदर ये सारा होता है। न्यूक्लियस पल्पोसस क्या होता है? ये बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है आपके डिस्क का, और ये थोड़ा जेली लाइक का स्ट्रक्चर होता है। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा ना ये लूज टाइप का होता है, और यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो एन्युलस फाइब्रोसिस है, ये क्या है? यहाँ पर जैसे आप पेड़ काटते हो ना, वहां पर आपको यूं यूं रिंग्स बन लेंगे, तो इसमें भी ऐसे ही आपके रिंग्स बने हुए होते हैं कोलेजन फाइबर्स के, एक तरह से रेशे के इसमें ना रिंग्स बने हुए होते हैं। और इसमें भी हमारा जो आउटर और इनर थोड़ा सा पोर्शन होता है, और ये हमारा इसकी जो न्यूक्लियस है थोड़ी सी वहां पर हमारा, क्योंकि कोलेजन जो अंदर वाला प्रेजेंट होता है वो जेल लाइक का होता है, ये फाइबर्स लाइक के होते हैं। फिर हमारी ऊपर और नीचे एंड प्लेट्स की कवरिंग होती है, जो कि डिस्क को अच्छे से कवर करके रखती है, ताकि जो है आपस में जो इनका कुछ भी जो है, एक आप हड्डी और इनके बीच में आप इनका मान के चलोगे, और जो डिस्क है बेसिकली ये उसको वहां से कुछ आदान प्रदान करना हो वहां से हो भी जाता है, और न्यूट्रिशन भी देती है डिस्क में, क्योंकि हमेशा एक जेल लाइक स्ट्रक्चर की वजह से वहां पर उनकी सॉफ्टनेस है या उनका जो लचीलापन है बना रहना चाहिए, तो ये सब उसकी प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन भी देती हैं। तो इनका फंक्शन क्या है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का? ये हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। जितनी अच्छी ये रहेंगे उतना ही हमारी कमर बहुत ही, कमर या गर्दन है, हम अच्छे से काम कर सकेंगे। स्टेबिलिटी, अगर हम अपने ज्यादा
समय तक अपने बॉडी के पोस्चर को रखना है, तो ये उसमें भी मदद करती हैं, स्टेबिलिटी में मदद करती हैं, एक हड्डी को दूसरे हड्डी में पार्टीशन में मदद करती हैं, शॉक को एब्जॉर्ब करती है। कोई झटका लगता है तो ये एक तरह से जैसे गाड़ी में शॉकर होते हैं ना, कोई स्पीड ब्रेकर आया तो वो आपको नहीं झटका लगने देता, वो खुद ही उसको एब्जॉर्ब कर जाता है। तो ऐसे ये होते हैं कि अगर मान लो आपने जंप लिया या कुछ इतना हाई ऊपर से नीचे कूद गए या कुछ ऐसे बात ही कि एकदम से झटका बिना वार्म अप के किया, तो ये हल्का फुल्का सब अपने आप को कर लेती है। लेकिन अगर आप इनके बियॉन्ड इनको बार बार जो है धक्का देते रहोगे, कुछ परेशान करते रहोगे, तो फिर इंजरीज होनी शुरू हो जाती हैं। वही ना, स्लिप डिस्क हो गई, जैसे अचानक से ही सीढ़ी उतर रहे हो, बिल्कुल वो नहीं ध्यान दे रहे, गिर गए, या किसी ने गाड़ी ने टक्कर मार दिया, आप धड़ाम से गिर पड़े हो बिल्कुल ही बॉडी में, तो वो ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं। तो लेकिन ये हल्के फुल्का सब अपना एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ये हमारे मूवमेंट जो होता है उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं, करने में मदद करती हैं, कुशनिंग प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेस को जो है कम करती हैं, और हमारे जो बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है रीढ़ की हड्डी के बीच में से, उसको भी ये प्रोटेक्ट करती हैं। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ योगा ऑन द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो योग का तो क्या हमारे उस पे इफेक्ट पड़ता है, तो षटकर्मा हमें ऑब्वियसली सबसे पहले अगर हम हठ योग को फॉलो करते हैं तो षटकर्मा का हम बात कहते हैं, तो नेति है, लघु शंख प्रक्षालन है, नाउली है, कपालभाति है, इनका प्रभाव ऑब्वियसली पड़ता ही है। आसनों में तो हम हर तरह की ही आसन की बात करेंगे क्योंकि हमारे स्केलेटल सिस्टम पे इफेक्ट आता है, बट द पवन मुक्तासन, ताड़ासन, शीर्षकासन, भुजंगासन, मांजरी आसन, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सभी हैं। आप हर तरह के आसन जो हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी के अनुसार जो है आप करते हो। ठीक है, और फिर जो है प्राणायाम में नाड़ी शोधन, उज्जयी भ्रामरी, क्योंकि ये हमारे शरीर में प्राण की वैल्यू को बढ़ाते हैं। और इसके बाद जो है हमारा मुद्रा और बंद मुद्राओं से हमारे शरीर के पंच महाभूत भी बैलेंस होते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर जो है बंधों से जो है एनर्जी का फ्लो जो है रिवर्स उसमें होता है, तो हमें एनर्जी भी देते हैं। तो वायु मुद्रा है, योग मुद्रा है, पाशिनी मुद्रा, जलंधर बंद या उद्यान बंद। रिलैक्सेशन इज वेरी नेसेसरी, तो उसके लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, अपने योग निद्रा है और ध्यान का सोहम ध्यान या ओम का उच्चारण। और बाकी हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें अचानक से कोई भी जर्की मूवमेंट है, अपनी कमर को कोई भी झटका नहीं देना है ना। आप पहले जैसे हम कोई सामान नीचे से उठाना है एकदम से झुक के ले लेते नहीं, उसका प्रॉपर तरीका होता है कि हल्का सा आप बैंड आइए, फिर उसको आप अपना जो है घुटने मोड़िए, फिर हल्का सा उठाइए। अगर आप किसी को झटका लगाना है, कोई सामान खिसकाना है, कुछ करना है, तो आप अपने पैरों को पहले जमाइए अपनी, नहीं तो सीधा प्रभाव आपकी स्पाइन पे पड़ता है, नहीं तो स्पेशली लो लंबर पे, और वहां पर इंजरी हो जाती है ना। एक ही पोस्चर में बैठने को बहुत ज्यादा देर, अगर जो लोग स्पेशली काम करते हैं, हम लोग ध्यान की बात नहीं करेंगे, आप कहोगे उसमें भी तो बैठना होता है, पर वो लोग अपने पोस्चर का ध्यान रखते हैं। आप कुर्सी पे बहुत देर बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, तो थोड़ी थोड़ी देर में अपने पोस्चर को उन लोगों को बदलते रहना चाहिए, एक अच्छे पोस्चर को अडेप्ट कर लेना चाहिए। डेली कोई ना कोई आपको शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, कुछ नहीं तो आपको कम से कम जो है क्या कर लेना चाहिए, अपने घूम तो लेना ही चाहिए। और बहुत ज्यादा गद्देदार जो है गद्दा नहीं लेना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, हार्ड बेड ही होना चाहिए। विटामिन सी और जूस वगैरह हैं, कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह का इंटेक अच्छा चाहिए। और स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजप्शन है, ये सब कुछ नहीं, सात्विक आहार का जो है ग्रहण करना चाहिए। तो ये आज हमारा स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात थी। अगर अभी किसी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैम, जैसे साइनोवियल फ्लूइड किसी का कम हो गया है, घट गया है, तो क्या उसे वापस लाया जा सकता है? देखिए, डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर, उम्र कितनी है, किस कारण से कम हुआ, कितना हो रहा है। मैं एक मिनट इसको बंद कर